हेलो फ्रेंड्स, मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग में आपका स्वागत है। प्रदीप सर का नमस्कार। लास्ट डे को हमने आपको कंडेंसर के पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक पार्शियल फील के लिए किए थे। जब पार्शियल फीलिंग करते वक्त हॉरिजॉन्टल फीलिंग कर रहे हैं तब एरिया डिवाइड हो रहा है। जब वर्टिकल फीलिंग करते हैं तब सेपरेशन बिटवीन प्लेट डिवाइड हो रहा है। तो आफ्टर दैट कैपेसिटी के ऊपर क्या असर होगा? व्हाट आर द डिफरेंट कैपेसिटीज, इफेक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द कंडेंसर? एक ही कंडेंसर का कैपेसिटी हम वैरी कर सकते उन दोनों प्लेट के बीच में पार्शियल फीलिंग करके, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के। चाहे जितने भी हम कंपार्टमेंट बना सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भरकर हम उसका कैपेसिटी को बदल सकते हैं। एक तरीका था वह कि कैपेसिटी को परिणाम किस चीज का होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परिणाम कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी पाई है। अब हम उस कंडेंसर के कैपेसिटी को चेंज करने के लिए और कुछ दूसरा तरीका है क्या? इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हमें कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? कैसे हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? दूसरा तरीका हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको। अगर हम कंडेंसर बनाने के लिए सिर्फ 2 प्लेट यूज कर रहे थे अभी तक, इसके सिवाय अगर हम 2, 4, 3 ऐसे नंबर ऑफ प्लेट अगर पैरेलल अरेंज कर कंडक्टिंग प्लेट अगर पैरेलल रखते हैं और नंबर ऑफ प्लेट बढ़ाकर हम उसके कैपेसिटी के ऊपर मॉडिफिकेशन पा सकते हैं क्या? क्या हम उसका कैपेसिटी में बदलाव ला सकते क्या? ये आज हमें पढ़ाना है और आपको सिखाना है। चलिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं, प्रयास कर रहे हैं 3 पैरेलल प्लेट से हम कंडेंसर बना सकते क्या? तो हाँ, बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? तो चलिए, पैरेलल प्लेट कंडेंसर में हम 3 प्लेट रखते हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट एक दूसरे से पैरेलल रखे हैं। आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ईच ऑफ एरिया ए है, सबका एरिया ए है, और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम इज आइडेंटिकल। इन दोनों के बीच में डी है, इन दोनों के बीच में डी है। मगर इन दोनों प्लेट के लिए हमने पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं और इस प्लेट को हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है। तो बिल्कुल कंडेंसर बन रहा है। यहां कैसे बन रहा है? इस प्लेट नंबर 1 के ऊपर, प्लेट नंबर 2 के ऊपर, प्लेट नंबर 3 के ऊपर किस तरह चार्ज आते हैं, किस तरह चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं। जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज वाले टर्मिनल को यहां जोड़ दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके बैठ जाए, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गए। मगर इनकी वजह से इधर नेगेटिव चार्ज और इधर की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज बने हैं बाय इंडक्शन से, और उनके पॉजिटिव पेयर्स कहां गए? ग्राउंड में गए। अर्थिंग कनेक्ट किया है हमने। तो इस तरह बच्चों यहां 2 कंडेंसर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। इन दोनों पैरेलल प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्जेस डिपॉजिट हुए हैं ताकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके और उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D मिल सके।
इसी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसकी वजह से उसके अंदर कैपेसिटेंस बन रहा है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। देखिए बच्चों, अभी तक हमने दो प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस बनाया था, अब हम तीन प्लेट से भी कैपेसिटेंस बना रहे हैं। तो क्या पर्पस हो सकता है, दिख रहा है आपके सामने पर्पस क्या होगा। इन दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस C1 मान रहे हैं हम, इन दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस C2 मानेंगे, और इन दोनों कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल इस जंक्शन को कॉमन है और दूसरे टर्मिनल इस जंक्शन को कॉमन है, ताकि दोनों कंडेंसर में दो जंक्शन कॉमन है, इसीलिए दोनों कंडेंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं। तो सेम थिंग कैन बी इक्विवेलेंट विद द parallel combination of two condensers having the identical capacities C1 and C2, both have same value. Then what is the effective value? Effective value of the capacitance is C effective equal to C1 plus C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा एडिशन होता है। आइडेंटिकल होने से डबल कर दिए 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। देखिए इसके डबल कैपेसिटी वाला कंडेंसर बन रहा है। तो इस तरह हम नंबर ऑफ प्लेट बढ़ाकर हम कंडेंसर का कैपेसिटी एनी वैल्यू तक हम बढ़ा पाते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बाय मेकिंग द सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स एंड सुटेबल कनेक्शंस गिवन टू दैट प्लेट्स, वी कैन ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। In the first case, I have taken three conducting plates and connected parallel to each other, and alternate connections are given to that three plates. Why it is called alternate? Because first number plate is connected to positive, second connected to negative, third connected to positive, positive negative बोले तो this is the alternating connections. When we are connecting alternately that parallel plates, the condensers, whatever the condensers made up here, all they are connected in parallel combination. In first case, we are making the capacitors by using three parallel plates. Similarly, यह हमारा पहला प्रयास था, हम तीन कंडक्टर से कैपेसिटर बना सकते क्या, तो उसका आंसर हाँ आ गया, उसका कैपेसिटी पे हमने बोल दिया। ओके, अब चलिए बच्चों, अगर हम चार कंडक्टर प्लेट लेंगे और चार कंडक्टिंग प्लेट से किस तरह कैपेसिटेंस बनता है, और कनेक्शन अल्टरनेट दिए तो क्या होता है और अलग तरीके से दिए तो क्या इफेक्ट होता है, तो वी आर dealing that knowledge how to make the capacitors using the parallel plate with different type of connections. Here alternate connections are given. Now second type of condenser will be made up by using the four conductors. See here, one conducting plate, second conducting plate, third conducting plate, four conducting plate. ये 1, 2, 3 and 4 पैरेलल प्लेट से हम कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं। देखिए कनेक्शन दो तरह का होता है, हम किस तरह से कनेक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर उसका कैपेसिटेंस डिपेंड होता है। चलिए बच्चों, पहले हम अल्टरनेट कनेक्शन देते हैं। अल्टरनेट कनेक्शन बोले तो अगर एक प्लेट को पॉजिटिव, दूसरे प्लेट को नेगेटिव, तीसरे प्लेट को पॉजिटिव, फोर्थ प्लेट को निगेटिव, ऐसा अगर कनेक्शन दिया तो कैसे होता है, ये देखिए बच्चों, और ये देखिए, ये रहा पॉजिटिव दे रहे उसको और इसको हम ग्राउंड कनेक्ट करें, यानी कि निगेटिव वाला उसका, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल दो, इसको ग्राउंड कर दो, ये सेम केस होगा। अब बताइए बच्चों, जिनको पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके बैठते हैं। ये दोनों प्लेट, ये जो अल्टरनेट एडजेसेंट प्लेट के बीच का सेपरेशन हमने डी माना है,
और उनके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला, वैक्यूम रखा है या एयर मान लो। ईच एंड एवरी प्लेट का एरिया ए है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी मान चुके हैं। अब बताइए, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है मगर इनका डबल रोल है। नंबर 3 वाले प्लेट का डबल रोल है, वो डबल रोल प्ले कर रहा है दोनों के साथ। आपको पता है कुछ फिल्मों में एक ही हीरो डबल रोल प्ले करता है, उसी तरह उनके डबल रोल चल रहे हैं यहाँ पे। नंबर 3 का प्लेट प्लेस द डबल रोल टू बिल्ड अप द कैपेसिटेंस, टू फॉर्म द कैपेसिटेंस। Similarly, number 2 plate also play the double role. One role with plate number 1 and another role with plate number 3. इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज, इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भाग कर गए इधर। अब इधर ये नेगेटिव चार्ज, इनके पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड गए इधर। बच्चों बताओ कितने कैपेसिटेंस बन गए यहाँ पे। 4 कंडेंसर को जब हम अल्टरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, 4 कंडक्टर को, 4 प्लेट को हम जब अल्टरनेट कनेक्शन देंगे, यहां एक कैपेसिटेंस बन रहा है, यहां एक कैपेसिटेंस बन रहा है, यहां एक कैपेसिटेंस बन रहा है। कितने कैपेसिटर बने? 3 कैपेसिटर बने। देखिए, नंबर ऑफ प्लेट का रिलेशन नंबर ऑफ कैपेसिटर के साथ हम जोड़ सकते हैं, मगर कनेक्शन अल्टरनेट देना चाहिए। 3 प्लेट से 2 कंडेंसर बने, अगर अल्टरनेट कनेक्ट किए तो 4 प्लेट से 3 कंडेंसर बन रहे हैं अल्टरनेट कनेक्शन से। मगर ये तीनों के तीनों कंडेंसर किस कॉम्बिनेशन में, इनके तरफ भी ध्यान दो। देखिए बच्चों, C1 कंडेंसर का एक प्लेट इस टर्मिनल को है तो दूसरा प्लेट इनको है। C2 कैपेसिटी वाले कंडेंसर का एक टर्मिनल यही जंक्शन को है, दूसरा टर्मिनल उन्हीं सेकंड जंक्शन को है। उसको फर्स्ट जंक्शन मानता हूं, उसको सेकंड जंक्शन मानता हूं। तो इन दोनों में 2 जंक्शन कॉमन है, इसीलिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आए? पैरेलल में आए। उसी तरह तीसरे कंडेंसर के बारे में देखो। कंडेंसर C3 कैपेसिटी वाला, उनका एक टर्मिनल फिर एक नंबर के जंक्शन को कनेक्ट किया है और बचा हुआ दूसरा टर्मिनल नंबर 2 जंक्शन को कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों में सिर्फ 2 जंक्शन कॉमन है। क्या नतीजा हुआ? 3 के 3 कंडेंसर पैरेलल में आ गए। तो चलिए, अल्टरनेट कनेक्शन देने के बाद हमें 2 रिमार्क मिल रहे हैं। नंबर ऑफ प्लेट से 1 से कम कैपेसिटर बन रहे हैं। नंबर ऑफ 3 प्लेट थे तो 2 कंडेंसर बने थे। नंबर ऑफ 4 प्लेट थे तो 3 कंडेंसर बन रहे। 5 प्लेट लिए तो 4 कंडेंसर बनेंगे। मगर कनेक्शन किस टाइप का देना चाहिए? एक प्लेट को पॉजिटिव तो दूसरे प्लेट को नेगेटिव, उसको अल्टरनेट कनेक्शन बोला जाता है। अगर हमने अल्टरनेट कनेक्शन देकर इस तरह से हमने कनेक्शन दिया तो 3 कंडेंसर्स बन रहे हैं। तो अब चलिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालिए। तो सबके अंदर डी सेपरेशन है और एरिया ए लिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, इसको हम सिंपल सर्किट में रूपांतरित कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये कैपेसिटेंस C1 है, सबके कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, तीनों कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ चुका है। तीनों के तीनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल वैल्यू के आ रहे हैं। देखिए, यहाँ 1 नंबर प्लेट, यहाँ 3 नंबर प्लेट, यहाँ 3 नंबर प्लेट। 3 का डबल रोल है क्या? नहीं, देखिए 3 का डबल रोल है, 3 2 बार आया। उसी तरह 2 का भी डबल रोल है, 2 बार 2 आया और यहाँ 4 आया। देखो, जंक्शन नंबर 2 को 4 एक बार है और 2 2 बार है और 1 नहीं है, सिर्फ 2 2 बार और 4 एक बार, 2 2 बार 4 एक बार। जंक्शन नंबर 1 को 1 नंबर का प्लेट है और 3 नंबर 2 बार है, 3 नंबर 2 बार है। ये जंक्शन और ये जंक्शन है। इस तरह अब आइडेंटिकल कैपेसिटर है क्योंकि हमने डिस्टेंस सेम रखा है और प्लेट का एरिया भी इक्वल लिया है। तो चलिए बच्चों, 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले तो 3 इफेक्टिव 3 टाइम्स
एक का कैपेसिटेंस, कोई एक का कैपेसिटेंस बता दिया 3a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d बन गया। इस तरह हम कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटी के कंडेंसर्स बना रहे हैं। कनेक्शन बदलकर हम कनेक्शन रिले से बदल सकते हैं। तो इस तरह बच्चों वेरिएबल कंडेंसर बनाने के लिए हमें ये ही एक अनदर तरीका मिल गया। तो यहां हमने 3 प्लेट को अल्टरनेट कनेक्शन दिया था, यहाँ 4 प्लेट को अल्टरनेट कनेक्शन दिया था, कैपेसिटेंस मिले थे, उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाले हमने। अब थोड़ा सा कनेक्शन बदल के देता हूं मैं। यहां मैं इस तरह का कनेक्शन करूंगा, 1 और 4 को पॉजिटिव और 2 और 3 को निगेटिव देता हूं। तो कितने कंडेंसर बन सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी पाएंगे। तो हो गया, ये लिखना हो गया। तो चलिए अगला प्रयास है अपना, 4 कंडक्टिंग प्लेट से हम कैपेसिटर बना रहे हैं, मगर कनेक्शन अलग तरीके से देंगे। उसमें किस तरीके से कनेक्शन देना चाहते हैं हम। तो चलिए बच्चों, अगर 4 प्लेट हमने इस तरह जोड़ दिया है, ये सेकेंड जंक्शन, उसको ग्राउंड किया ऐसा मान लो, और ये एक जंक्शन, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और ये 4 नंबर का प्लेट। कनेक्शन डिफरेंट है देखो। अब चलिए बच्चों, क्या प्रोसेस होती है उसमें, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है, चार्ज कहां पे कितने कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस, सच टाइप ऑफ कनेक्शंस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। प्लेट नंबर 2 प्लेज डबल रोल बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव ही चार्ज है, और यहां नेगेटिव चार्ज है। बताइए बच्चों, अब आपके मन में ये चलता रहा होगा, कितने कंडेंसर बने हैं बच्चों। एक यहां इस टाइप का फील्ड बनाकर C1 कैपेसिटी वाला कंडेंसर, जिसका कैपेसिटेंस सिमिलरली हम निकाल सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, क्योंकि सभी प्लेट का एरिया A है, सबके बीच का डिस्टेंस D मान लिया है, और सब में एयर और वैक्यूम जैसा मीडियम माना है हमने। तो C1 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D के बराबर है। सबके जितने भी कैपेसिटर बनेंगे उसका डिस्टेंस क्या पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, 3 नंबर और 4 नंबर प्लेट में फील्ड इस तरह से बन रहा है ताकि कैपेसिटेंस C2 बन गया, उन्हीं का भी कैपेसिटेंस यही आएगा। एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, मटेरियल दोनों के प्लेट के बीच में मटेरियल एक ही है, वैक्यूम हो या एयर हो। अब बताओ, क्या इस प्लेट में कैपेसिटेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस बनने के लिए 2 प्लेट में अपोजिट चार्ज चाहिए बच्चों। यहां फील्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है, नेट फील्ड 0 है। तो जितना फील्ड ये प्लेट यहां बना रही है उतना फील्ड ये प्लेट बना रही है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट है, तो फील्ड 0 है, तो कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं बन रहा है। ताकि मतलब हमें 2 ही कैपेसिटर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है C1 एंड C2। देखो, 1 नंबर प्लेट दूसरे जंक्शन को हमने, और यहां 4 नंबर का प्लेट बोल दिया, यहां 2 नंबर का प्लेट और यहां 3 नंबर का प्लेट। तो किस कॉम्बिनेशन में आए ये दोनों? फिर पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में बोले तो C इफेक्टिव बोले तो 2 टाइम्स C, बोले तो 2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। देखो, 4 प्लेट होने के बावजूद भी 2 ही कंडेंसर बन रहे हैं, तो क्या किसका परिणाम है? ये कनेक्शन का परिणाम है। अगर हमने अल्टरनेट कनेक्शन दिए तो 3 कंडेंसर बन के 23 कैपेसिटी मिल रही थी,
जैसे ही हमने कनेक्शन बदल दिया तो डबल कैपेसिटेंस मिल रहा है। इस तरह बच्चों पैरेलल प्लेट्स का कनेक्शन और पैरेलल प्लेट के नंबर ऑफ प्लेट में बदलाव लाकर हम कैपेसिटी के ऊपर असर पा सकते हैं, उसके ऊपर बदलाव ला सकते हैं। ये रहा बच्चों हाउ टू बिल्ड अप द कैपेसिटर्स बाय यूजिंग द पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इसी तरह हम 5 कंडक्टिंग प्लेट से कैपेसिटर बनाएंगे। अलग अलग तरीके से कंडेंसर को हम कंडक्टर को कनेक्शन देंगे, अलग अलग टाइप के कनेक्शन देके उसके कैपेसिटर्स निकाल सकते हैं। एक ही चीज याद रखना, कैपेसिटर बनने के लिए एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना ही चाहिए ताकि कैपेसिटर बन सकते। कैपेसिटर बनने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर दोनों प्लेट के ऊपर सेम चार्ज है तो कैपेसिटर्स नहीं बनेगा, नेगेटिव रहे तो भी नहीं बनेगा, पॉजिटिव नहीं रहे तो भी नहीं बनेगा। ये चीज याद रखो। कुछ प्लेट का डबल रोल है, वो कैसे प्ले कर रहा है, किसके साथ प्ले कर रहा है, ये भी याद रखो। तो इसके ऊपर और एक्सटेंड कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट एक मात्र है कि हाउ द प्लेट प्लेज द डबल रोल विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स। एक प्लेट का डबल रोल हो सकता है, तो इस तरह कैसे वो व्यवहार बना रही है प्लेट दूसरे प्लेट के साथ और कैपेसिटर कैसे इफेक्टिव मिल रहा है। तो चलिए बच्चों, ये अलग तरीके का नॉलेज हमने आपको दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम कैपेसिटी के अगले कंसेप्ट, कैपेसिटर के अगले कंसेप्ट के ऊपर। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का तीसरा एंड फाइनल पार्ट को एंड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरा चार्ज हम पढ़ा रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर का कंसेप्ट हमने पढ़ाया। कैपेसिटर बिल्टअप करने के लिए उसके कैपेसिटेंस, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर पढ़ाया हमने। अलग अलग टाइप के कैपेसिटर के कैपेसिटी के एक्सप्रेशन भी बोल दिया, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा दिया। उस कैपेसिटर के अंदर मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या असर होता है वो भी हमने पढ़ा दिया। पार्शियल फिलिंग कैसे होती है वो भी हमने बता दिया। अभी अभी हम कंडेंसर के पैरेलल प्लेट से हम कंडेंसर का कैपेसिटेंस के ऊपर असर किस तरह से होता है, कंडेंसर बना रहे हैं मोर देन 2 प्लेट से, तो किस तरह से बना सकते ये भी हमने टेक्निक बता दिया। अब अगला पॉइंट है कंडेंसर और कुछ रोल प्ले कर रहा है हमारा। कंडेंसर सिर्फ कैपेसिटी बनाकर चार्ज होल्ड करके रख रहा है, चार्ज के साथ और कुछ वो होल्ड करके रख रहा है। देखिए बच्चों, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा इंटरैक्टिंग प्रॉपर्टी है, जो भी उसे मिलाएगा, जो भी उसको पाएगा तो एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि चार्ज खुद एनर्जेटिक पार्टिकल है, वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल है, सॉरी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह बच्चों, तो जिस कंडेंसर ने चार्ज को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, इसका मतलब वह एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए अब अगली हेडिंग हमारी बनती है एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कंडेंसर? कोई भी टाइप का कंडेंसर हो, क्योंकि कंडेंसर किसके लिए बनाया हमने? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जहां हम कंडेंसर बनाए हैं इसका मतलब वहां चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, वो चार्ज को होल्ड करके पकड़ के रख रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी स्टोर करके ले रहा है। तो वो स्टोर कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर C कैपेसिटी वाला कंडेंसर को हम V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्जिंग दे रहे उसको, तो कैपेसिटर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। कैपेसिटर कब चार्ज होता है और कब डिस्चार्ज होता है? अगर उन दोनों प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और हमने बैटरी और सेल के साथ उसको जोड़ दिया तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कहां तक चार्ज होगा? जहां तक
उसकी कैपेसिटी, उसके ऊपर कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी पूरी हो गई, तब बोलते हैं हम फुल्ली चार्ज हुआ कंडेंसर। तो कंडेंसर जब फुल चार्ज होता है तो उसके ऊपर चार्ज कितने आ गए ऐसा बोला तो C2 भी बोलते हैं। अगर C कैपेसिटी है कंडेंसर का और V पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर हम चार्ज दे रहे हैं बोले तो उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V बन रहा है, तो उसके ऊपर फुल चार्ज हुआ, फर्दर चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा वह। जब वह स्टेडी स्टेट अक्वायर करेगा, स्टेडी स्टेट बोले तो देयर इज नो फर्दर टेकिंग द चार्जेस, वो फर्दर चार्ज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ही वह खुला है, रिकामा है, वह खुला है, एम्प्टी है और उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तब हम चार्ज दे रहे हैं उसको, धीरे धीरे से वो चार्ज हो रहा है और जब वह फुल चार्ज होगा तो फिर वह चार्ज दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट ऑफ द कंडेंसर। तो कंडेंसर चार्ज हो रहा है, एक सुटेबल टाइम तक वह चार्ज होगा, वह बाद में स्टॉप होगा चार्जिंग। और जैसे ही हमने उसको बैटरी के साथ का कनेक्शन तोड़ दिया, बैटरी के साथ उसको रिमूव कर दिया बैटरी से, तब उसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट होते हैं। और जब ये कंडेंसर को बैटरी के साथ का कनेक्शन निकालकर हम जब दूसरे कंडेंसर को जोड़ेंगे, दूसरा कंडेंसर अगर रिकामा खुला रहा तो वह भर के आया हुआ कंडेंसर उसमें डिस्चार्ज हो सकता है। तो देखो चार्ज कब हो रहा है कंडेंसर और डिस्चार्ज कब हो रहा है, जब हमने कंडेंसर को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया तब उसके ऊपर चार्ज जाके बैठेंगे, कंडेंसर चार्ज हो रहा है। और जैसे ही हम इस भरे हुए कंडेंसर को खाली कंडेंसर के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये भी उसके ऊपर चार्ज देगा। तो आधे आइडेंटिकल रहे तो आधे चार्ज इसके ऊपर देगा, आधे चार्ज इसके ऊपर आएंगे। मतलब ये अब डिस्चार्ज हो रहा है और इसको चार्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर, इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कंडेंसर। देखिए बच्चों, जब तक हम दूसरे कंडेंसर के साथ इनको जोड़ते नहीं तब तक वह चार्ज को पकड़ के रखता है। वही इसकी क्या एबिलिटी है, वही इसका एक एडवेंचर पॉइंट है। कंडेंसर को चार्ज दिए तो कुछ देर तक वह उसको पकड़ के रखेगा। अगर उसको कुछ डिस्चार्जिंग मीडिया मिल रहे हैं, एयर में से कुछ मिल रहा है, दूसरा मीडियम मिल रहा है, तो डिस्चार्जिंग हो जाएगा मगर कुछ देर के बाद, क्विकली डिस्चार्ज नहीं होगा, पकड़ के रखेगा। तो याद रखिए, अगर कंडेंसर आप यूज कर रहे हैं और उसको चार्ज किया है और निकाल के हाथ लगाए तो शॉक लगेगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज होते हैं। कुछ देर तक वो, कुछ टाइम तक वो चार्ज पकड़ के रखता है, उसको चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी नाम दिया है हमने। वही उसका कर्तव्य है, वही उसका काम है बेसिक। तो इसीलिए बच्चों कंडेंसर चार्ज भी हो रहा है, कंडेंसर डिस्चार्ज भी हो रहा है। कब वह डिस्चार्ज होगा, कब वह चार्ज होगा। बैटरी के साथ जोड़ दिए तो चार्ज हो रहा है, जब बैटरी से तोड़ के दूसरे कंडेंसर के साथ जोड़ दिए, खुले कंडेंसर के साथ जोड़ दिए तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब टोटल चार्ज अगर बताना चाहते हो तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। चलिए बच्चों, इस बैटरी के साथ C1 कैपेसिटी को चार्ज कर दिया और रिमूव कर दिया उसको, दूसरा कैपेसिटर लाए, उसका कैपेसिटेंस C2 है, उसको भी उसके साथ चार्ज कर दिए, तो दोनों को निकाल दिए। C1 कैपेसिटी है जिनके ऊपर चार्ज Q1 पाया है, जिसकी औकात जैसे उतने चार्ज वो होल्ड करेगा। C1 कैपेसिटी है, उसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो भी उसके ऊपर चार्ज Q1 बने, C1 into V। ओके।
दूसरा कैपेसिटर लाए C2 कैपेसिटी वाला, उसको भी वही बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर उसके औकात क्या है, उसके ऊपर से उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हो गई। ये है चार्जेस ऑन द सेकंड कैपेसिटर, ये है चार्जेस ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर। जैसे ही हम दोनों को सेल्स या बैटरी से डिस्कनेक्ट करके आपस में जोड़ रहे हैं, तब उस वक्त रिजल्टेंट चार्ज कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको टेक्निक बताता हूं। वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ही सवाल है बच्चों। अब चलिए बच्चों, पहले कंडेंसर से हमने कितने चार्ज पाए हैं, Q1 चार्ज पाए हैं। दूसरे कंडेंसर में हम कितने चार्ज पाए हैं, Q2 चार्ज पाए हैं। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो देखो बच्चों, ये कनेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। C1 और ये C2 है, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा कर दिए और निगेटिव निगेटिव इकट्ठा जोड़ दिए, तब टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 होता है। इस तरह से जब तुम कनेक्शन देंगे, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल, कंडेंसर के बारे में बात कर रहे हैं हम, सेल के बारे में नहीं, टर्मिनल दूसरे चार्ज और कंडेंसर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया और निगेटिव निगेटिव टर्मिनल इकट्ठा कर दिए, तो टोटल चार्ज निकालते वक्त उनका सबका एडिशन होता है। अगर हमने उल्टा कनेक्शन कर दिया, यानी कि इसका नेगेटिव और इनका पॉजिटिव, एक कंडेंसर का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को और नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, इस टाइम नेट चार्ज निकालने के लिए हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेट चार्ज ऑन द रिजल्टेंट चार्जेस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स। तो ये भी कंसेप्ट हमें याद रखना है। जब भी कैपेसिटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आए तब ये याद रखो। आगे प्रॉब्लम्स है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ताकि बेसिक कंसेप्ट है ये कि एक कंडेंसर को चार्ज कर रहे हैं बैटरी को जोड़ के, तो उससे तोड़ दिया तो उसके ऊपर चार्ज रहते हैं। ऐसे अलग अलग दो कंडेंसर को चार्ज किया, सेम ही बैटरी ने उसको चार्जेस दिए हैं, मगर उसके औकात के अनुसार उसके ऊपर अलग अलग चार्ज बैठ जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन अगर करते हो आप उन दोनों कंडेंसर के बीच में, तो किस टाइप का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त रिजल्टेंट चार्ज निकालने के लिए एडिशन करना होगा। और अनलाइक टर्मिनल्स टुगेदर कर रहे हैं तो उस वक्त रिजल्टेंट चार्ज निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना होगा। ये बेसिक कंसेप्ट, ये कॉमन सेंस बोलते हैं हम। तो चलिए बच्चों, कॉमन सेंस पढ़ चुके हैं, अब हमें निकालना है हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी सी कैपेसिटी वाले कंडेंसर में जब उसको हम चार्जिंग दे रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं, V पोटेंशियल तक अगर चार्ज दे रहे हैं, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वह कैपेसिटर, उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। और एक कंडेंसर जिसका कैपेसिटी C है, उसके ऊपर Q चार्जेस दिए रहे, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स निकालेंगे, पहले बेसिक फॉर्म तो पढ़ेंगे, बाद में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो आज की नई हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में स्टोर हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें अब निकालना है। तो चलिए बच्चों, हम कंडेंसर को चार्ज दे रहे हैं, C कैपेसिटी वाला कंडेंसर रहा, तो हम उसको फुल चार्ज करना है, तब उसका कैपेसिटी कितना होगा, Q अपॉन V। Q चार्ज उसके ऊपर देना है और ताकि उसका पोटेंशियल V बनाना है, तब कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाय V होगा, है ना। तो चलिए इसे हम कैपेसिटी का फार्मूला तो निकाल लिए। अब याद रखिए
कैपेसिटी सी वाला कंडेंसर चार्ज करने जा रहे हैं हम, वह बेसिकली पहले वो खुला है, रिकामा है, उसमें अंदर कोई चार्ज नहीं रहा। तो बताइए बच्चों, जब चार्ज कुछ भी चार्ज नहीं होता उस कंडेंसर के अंदर, तो पोटेंशियल उसका कितना हुआ? 0। कैपेसिटी सी होकर, देखो आपके पेट का कैपेसिटी है 2 रोटियां खाने का, मगर अब भूखे हैं, इसका मतलब अपने पेट की कैपेसिटी कम हुई क्या? नहीं। आपके स्टमक में कोई फूड नहीं है, चार्ज नहीं है, फूड नहीं है, तो एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब फूड नहीं है, इसका मतलब ऐसा हुआ क्या, कैपेसिटी 0 हो गई क्या? नहीं। तो इसीलिए बच्चों, कंडेंसर का कैपेसिटी सी है मगर उसके ऊपर कोई चार्ज ना रहा, इसका मतलब कैपेसिटी 0 नहीं हुई उसकी। क्या 0 हुआ? पोटेंशियल 0 हुआ। तो देखिए बच्चों, चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, मगर कैपेसिटी सी ही है उसकी। समझ रहे हैं ना? अब बताइए, जैसे ही हम चार्ज देना चाहते हैं, एम्प्टी स्टमक, अगर 4 दिन से आपका स्टमक एम्प्टी रहा, तो डॉक्टर सजेशन देता है आपको, हार्ड हेवी फूड मत खाइए, लाइट फूड खाइए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमारे स्टमक के जो सिस्टम है उसको आदत लग गई है, वो वीक हो गई है, तो वह अगर कमजोर हो गई है, तो उसको अगर हार्ड खाना दिया, हेवी खाना दिया, तो वह डाइजेशन करने में असफल हो सकता है। हमारी सिस्टम कमजोर हो गई है, इसलिए वो सेल्स, अंदर के जो डाइजेस्टिव सेल्स है ना, वो कमजोर हुए हैं, तो उनको अभी अभी जान लाना है उसके अंदर, फिर से दोबारा जान लाना है। तो इसीलिए उसको लाइट, जो फूड कम वक्त में डाइजेशन होने के लिए इजी है, वो उसको हम लाइट बोलते हैं। तो लाइट फूड खाओ ऐसा बोलता है, क्योंकि वो सिस्टम अभी बिल्टअप हो सके, वो सिस्टम दुरुस्त हो सकती है। इसीलिए जब हम खाली कंडेंसर को चार्ज देना चाहते हो, तो ऐसा इकट्ठा करके पूरे के पूरे चार्ज एक बार ही उसके मुंह में नहीं डाल सकते। इसीलिए क्यों, वो खाली है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस भेजेगा। देखो ना, एम्प्टी स्टमक अगर ज्यादा डाले अपने, हम थोड़ा थोड़ा उसका घास बनाकर हम खाते हैं, रोटी टुकड़े करके खाते हैं, ऐसा एक ही रोटी एक साथ नहीं डालते हैं हम, क्योंकि हमारी सिस्टम उसको रिफ्यूज करेगी। उसी तरह अगर एम्प्टी कंडेंसर को हम अगर पूरे के पूरे एक साथ चार्ज देने लगे, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह बच्चों, हम छोटा सा चार्ज दे रहे, उसको छोटा सा चार्ज दे रहे क्योंकि वो खाली है। जैसे ही हमने 0 से चार्ज क्यू बढ़ा दिया, इसका मतलब उसका पोटेंशियल V से V हो गया, 0 से V हो गया, पोटेंशियल 0 से V हो गया। स्मॉल क्यू चार्ज, छोटा पोटेंशियल बन गया। अब देखिए बच्चों, जैसे ही उस कंडेंसर के ऊपर ये चार्ज जाके बैठ गए, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना हुआ? V हो गया। V छोटा है, छोटे चार्ज दिए, छोटा। अब देखो, जैसे ही हम अब दूसरा चार्ज देंगे, दोबारा नेक्स्ट पैकेट ऑफ चार्ज दे रहे उसको, तो सेकेंड पैकेट बहुत ही कम चाहिए। क्यों? वो पहले गया हुआ चार्ज दूसरे आने वाले चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? वो लाइक चार्जेस है ना। तो अब बताइए बच्चों, ये पहले वाले चार्ज छोटा चार्ज दिया, दूसरा चार्ज देने का प्रयास कर रहे, तो उसके लिए छोटा सा चार्ज ले लो, ताकि हमें कम एफर्ट्स लगे, कम एफर्ट्स में उसको चार्ज देना है। क्यों एफर्ट्स बोल रहा हूं? क्योंकि पहले वाला चार्ज दूसरे चार्ज को अपोज कर रहा है, इसीलिए वह रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो अब हमें उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाकर हमें क्या करना होगा? वर्क करना होगा। तो फर्दर चार्जिंग करने के लिए हमें काम करना पड़ रहा है। हमने जो भी काम किया है वह स्टोर होगा किसमें? एनर्जी में। तो हमने किया हुआ चार्ज
हमने किया हुआ वर्क एनर्जी में जाकर स्टोर हो रहा है, उसी को हम निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो चलिए बच्चों, हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या वर्क करना पड़ता है, ये बेसिक कंसेप्ट हमने आपके सामने क्लियर कर दिया। क्यों कंडेंसर एनर्जी स्टोर करता है? क्योंकि हर चार्ज को हमें उसके ऊपर लाने के लिए काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि पहला गया हुआ चार्ज नेक्स्ट चार्ज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, रिपेल्सिव फोर्स लगा रहा है। उनके रिपेल्सिव फोर्स की वजह से हमें उसके अगेंस्ट काम करके फर्दर रिचार्ज करना पड़ रहा है। When we recharge the condenser with different charging, small charging, dq दे रहे, dw काम कर रहे, dq दे रहे, dw काम कर रहे, dq दे रहे, dw काम कर रहे। हमने किया हुआ dw काम वहां जाकर इकट्ठा स्टोर हो गया, बूंद बूंद से सागर बन रहा है। उसी तरह यहाँ dq अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद dq चार्ज देने के बाद उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है। ऐसा करते करते हमने चार्ज को फुल कर दिया, तब हमें मिल गया लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकती है। तो उसका एक्सप्रेशन हम निकालने के लिए अभी फिलहाल टाइम कम है, तो कल दोबारा मिलेंगे हम यही हेडिंग के साथ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये एक्सप्रेशन हम कल रिवाइज करेंगे, मतलब उसको डिराइव करना है और उसके अलग अलग 3 फॉर्म्स निकालना है। कब कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना वह भी तरीका मैं बताऊंगा। तब तक के लिए यहां रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।